वेमेन का जो ब्रेन होता है और मेन का जो ब्रेन होता है दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेन ब्रेन्स आर लिटिल सिंपलर देन वेमेन ब्रेन। फीमेल जो ब्रेन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और आपकी इरादा है कि 1 लाख वेमेन को आप एम्पावर करें विद द ग्रोथ माइंडसेट। Because I know there are so many challenges which are very very unique to women, and those challenges cannot be solved by men. एक्चुअली में फीमेल की ब्रेन कैसा है, क्यों ऐसा होता है? ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। फीमेल्स का नेचुरल स्टेट क्या है, वो दोनों हेमिस्फीयर एक साथ यूज करती हैं, तो होल ब्रेन थिंकिंग कर पाती हैं women, राइट? आप कह सकते हो ये पॉजिटिव भी है और यही नेगेटिव भी है। इसका पॉजिटिव क्या है कि एक ओवरऑल सब कुछ समझ पाना। अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसके सिर्फ वर्ड्स को ना समझ के, उसकी लिटरल मीनिंग ना समझ के, विमेन उसके पीछे का इमोशन भी समझ पाती हैं। तो ये हमें एक तरह से पावर देता है मोर नर्चरिंग होने की, मोर केयरिंग होने की, इसीलिए विमेन आर मोर केयरिंग। आपकी शुरुआत कैसा हुआ कि वेमेन पे ही आप फोकस करेंगे और वेमेन की जो ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड हीलिंग है या फिर उनकी जो पुरानी कोई रिग्रेशन है उसको हील करेंगे, बट आपको ये थॉट कहाँ से आया कि मैं इस स्टेज पे आऊंगा या फिर इस प्रोसेस पे आऊंगा? जनरली जो मेरे पास लोग आते हैं वो उस स्टेट में होते हैं जब वो स्टक फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एक कहानी हर औरत के चेहरे पे लिखी, कभी बेटी, कभी माँ, कभी बीबी, कभी वो साथी। हर रूप में वो खुद से ही दूर हो जाती। दिल के एक कोने में छुपी है एक आवाज जो कहती है मैं भी हूँ कुछ खास। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज उस आवाज को सुनेंगे, उस डर को समझेंगे और उस शक्ति को जगाएंगे विथ रितु सारस्वत, बेस्ट लाइफ कोच फॉर वुमेन विथ अ मिशन टू एम्पावर 1 लाख वुमेन विथ अ ग्रोथ माइंडसेट बाय 2028। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक हीलिंग जर्नी है। लेट्स डिकोड द माइंडसेट ऑफ अ वुमेन। एक औरत के मन के राज समझते हैं। लेट्स वेलकम रितु सारस्वत। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। थैंक यू विजय। रितु में पहली बात तो वेमेन का जो ब्रेन होता है और मेन का जो ब्रेन होता है दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेन ब्रेन्स आर लिटिल सिंपलर देन वेमेन ब्रेन। जो औरत या फीमेल जो ब्रेन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और आपकी इरादा है कि 1 लाख वेमेन को आप एम्पावर करें विद द ग्रोथ माइंडसेट। तो आपको नहीं लगता है कि आप सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट लिए हैं टेकिंग द वेमेन ब्रेन? श्री कृष्ण नहीं समझ पाए, हम तो इंसान है वैसे भी। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली, एंड बीइंग अ वुमन हम आसान चीज़ें करते ही नहीं हैं। तो हम चैलेंज ही बड़ा लेते हैं। सो बीइंग अ वुमन, I mean, it was very natural to me because I know there are so many challenges which are very, very unique to women. And those challenges cannot be solved by men. It is very difficult to understand. वो layers जो हैं, और मैं उसको complex नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि उसमें बहुत सारी possibilities हैं। एक वुमन का ब्रेन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अ वुमन कैन बी सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। यू नो, मैं बहुत सारे मेरे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स की, मैं आई एम अ पार्ट ऑफ देम, विमेन ग्रुप हैं, एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू सी कि एक ही ग्रुप में एक ही सांस में फीमेल्स नेल पॉलिश के कलर डिस्कस कर सकती हैं और दूसरे मोमेंट में वही फीमेल्स एक इम्पॉर्टेंट एआई के टॉपिक पे डिस्कशन कर सकती हैं। दैट इज़ हाउ वास्ट, that is how possibilities are there in a woman's brain. तो वो मुझे अपने अंदर जब डिस्कवर हुआ कि यार वी आर केपेबल ऑफ सो मच, so I was not only inclined, I was very excited to work with other women because I see there are lot of possibility अगर right direction मिले। सी मेल्स के साथ क्या होता है, बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं मेरी जिन्होंने मेल कोचेस के साथ काम किया, पर वहाँ पे क्या हुआ ना कि बिकॉज मेन, they are awesome too, okay, I like the way men work also, I respect that, but they have a very unidirectional way of working, right? तो मेरे पास कई सारी ऐसी क्लाइंट्स आई जिनको मेल कोचेस ने बहुत ही यूनिडायरेक्शनल अप्रोच बताई, बट फॉर अ वुमन that will not always work. So you have to understand the layers which she is coming with. Unless you understand that, you cannot help them achieve their highest potential. तो मुझे लगा कि I am very uniquely placed। एक तो मेरी खुद की जर्नी है, तो मुझे वो लेयर्स पता हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक दिन उठ के आई और मैंने कहा मुझे कोच बनना है और मैं कोच बन गई, राइट? मैंने बहुत सारे साल पहले अपने ऊपर काम किया, बहुत सारे साल मैंने अपने इनर चाइल्ड में हीलिंग, अपने को इनर चाइल्ड हीलिंग दी। मैंने बहुत सारे मेंटर्स के साथ पहले खुद की जर्नी पे काम किया, तो वहाँ से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आई अपने बारे में, एंड आई कुड रिलेट इट विद सो मेनी अदर विमेन, सो आई फेल दैट दैट इज़ हाउ आई कैन मेक द यूनिक एंड द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैन और वुमेन की अगर बात करूं, मैन अगर एक चीज सोचता है
वेमेन 10 चीज़ सोचता है, कभी कभी 100 चीज़ भी सोचता है, तो उससे ज़्यादा उनकी ओवर थिंकिंग भी हो जाता है। तो टेल मी, एक्चुअली में वेमेन की या फीमेल की ब्रेन कैसा है, क्यों ऐसा होता है, क्या चीज़ है इसमें? सो साइंस अभी ये बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है मेल और फीमेल में, और प्रोसेसिंग भी डिफरेंट है। सो ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट हेमिस्फीयर में क्रिएटिव थिंकिंग, इंट्यूशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दोनों हेमिस्फीयर को बहुत सारे नर्व्स कनेक्ट करते हैं, राइट। बट मेन में दे कैन कंपार्टमेंटलाइज, तो वो एक बार में सिर्फ एक हेमिस्फीयर पे ही डीप जा सकते हैं। कि अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर यूज़ कर रहे हैं, मान लो एनालिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा एनालिटिक्स में चले जाएंगे, वो फिर उतना इंट्यूशन को एक्सेस शायद ना करें, राइट। नेचुरली ये उनका नेचुरल स्टेट है। ऑब्वियसली ट्रेनिंग से हम कर सकते हैं दोनों चीज़ें। फीमेल्स का नेचुरल स्टेट क्या है, वो दोनों हेमिस्फीयर एक साथ यूज़ करती हैं, तो होल ब्रेन थिंकिंग कर पाती हैं वेमेन, राइट। अब आप कह सकते हो इस ये पॉजिटिव भी है और यही नेगेटिव भी है। इसका पॉजिटिव क्या है कि एक ओवरऑल सब कुछ समझ पाना, अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसके सिर्फ वर्ड्स को ना समझ के, उसकी लिटरल मीनिंग ना समझ के, विमेन उसके पीछे का इमोशन भी समझ पाती हैं। तो ये हमें एक तरह से पावर देता है मोर नर्चरिंग होने की, मोर केयरिंग होने की। इसीलिए विमेन आर मोर केयरिंग, क्योंकि वो वर्ड्स के पीछे जो फीलिंग है, जो भाव है, वो समझ पाती हैं, जो कि कई बार मेन माइट मिस इट इफ़ दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, राइट। विमेन के लिए दिस कम्स नेचुरली, कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं चाहिए हमें, राइट। बट आपकी शुरुआत कैसा होगा कि वेमेन पे ही आप फोकस करेंगे और वेमेन की जो ट्रॉमा है, चाइल्ड इनर चाइल्ड हीलिंग है, या फिर उनकी जो पुरानी कोई रिग्रेशन है उसको हील करेंगे, बट आपको ये थॉट कहाँ से आया कि मैं इस स्टेज पे आऊँगा या फिर इस प्रोसेस पे आऊँगा? राइट। सो मेरी जो जर्नी है ना, वो सेल्फ हीलिंग से शुरू हुई। सो आई वॉज नॉट ऑलवेज अ थेरेपिस्ट और अ कोच। सो आई एम एन MBA इन मार्केटिंग। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से MBA की पढ़ाई करी है, कैट का एग्ज़ाम लिखा है। एंड आज से शायद 15 साल पहले या 20 साल पहले मुझे कोई बोलता कि आई विल बी अ थेरेपिस्ट एंड अ कोच, सो आई वुड हैव लाफ्ड, क्योंकि आई लव्ड मार्केटिंग। मुझे मार्केटिंग में MBA करना था और मैंने किया भी, राइट। फिर मेरी खुद की जर्नी में एक ऐसा स्टेज आया जब मैं 30s में थी, अपने अर्ली 30s में थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश नहीं हूँ। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। प्लस मेरे को फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे। आई वाज़ 25 के एज में मुझे रोमेटाइड अर्थराइटिस डायग्नोज हुआ। तो जब ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी इनके बारे में, मुझे समझ में आया कि ये सब कनेक्टेड हैं। इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, ये सब कनेक्टेड है, और फिज़िकल हेल्थ, ये सब कनेक्टेड है। तो वहाँ से मेरा क्वेश्चन आया कि भाई मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ लाइफ में कि जो मुझे नहीं करना चाहिए, और लाइफ जीने का सही तरीका क्या है। तो ये क्वेश्चन से शुरुआत हुई। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी और समझने की कोशिश करी। कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नहीं भी समझ में आई। फिर वहाँ से समझ में आया कि हीलिंग भी कोई चीज़ होती है, और हमारे अंदर बहुत ट्रॉमा होता है। तो ट्रॉमा की अंडरस्टैंडिंग उस समय तक नहीं थी। उस समय तक लगा था कि बचपन तो सब कुछ ठीक ही था, नॉर्मल ही था, जैसे सबका होता है। लेकिन उसमें समझ में आया कि ट्रॉमा सिर्फ एक मेजर इवेंट नहीं होता। छोटी छोटी डेली चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं, हमें उनसे ट्रॉमा हो सकता है। प्लस हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं उन एक्सपीरियंसेस की वजह से, और उन बिलीव्स की वजह से हमारा माइंडसेट बन जाता है एक पर्टिकुलर तरीके का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं शुरू से बहुत नेगेटिव माइंडसेट रखती थी। मैं बहुत नेगेटिव थॉट्स में जाती थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। सेल्फ इमेज इश्यूज़ थे मुझे, कॉन्फिडेंस ज़ीरो था, बॉडी इमेज इश्यूज़ थे। तो मुझे ये सब डॉट्स जब कनेक्ट हुए, देन आई वाज़ लाइक कि अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ आई डिस्कवर्ड इनर चाइल्ड हीलिंग, आई डिस्कवर्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और लकीली मुझे अच्छे मेंटर्स मिले, फिर मैंने उनके साथ खुद काम किया, अपने ऊपर काम किया। और जब खुद पे काम किया, तो जो एक रिलीफ महसूस हुआ, एक जो जॉय लगा, जैसे लगा कि ये मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। जब अपने से खुद की मुलाकात हुई, एक तरीके से आप कहोगे, तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ। तो वो डिस्कवरी जब शुरू हुई, जबकि मैं एक MBA हूँ, मतलब दैट इज़ व्हाट हाउ आई यूज्ड टू डिस्क्राइब माई सेल्फ, राइट। कि मैं एक सक्सेसफुल करियर रखने वाली फीमेल हूँ, मैं एक मदर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक डॉटर हूँ। ये सब तो पता था, लेकिन मैं कौन हूँ, ये डिस्कवरी वहाँ पे शुरू हुई। और जिस दिन वहाँ पे वो समझ में आया कि आई एम सो मच मोर एंड देर इज़ सो मच मोर टू लाइफ, वो फर्स्ट थॉट ये था कि अब खुद को समझ में आया है, तो एटलीस्ट बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देना है। फिर जिसको जैसे उस मैसेज को यूज़ करना है वो उनके ऊपर है, बट मुझे ये मैसेज देना है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं
कि लाइफ का क्या पर्पस है, मेरा क्या पर्पस है, मैं कौन हूँ। एक वुमेन, एक महिला या फिर एक फीमेल जो होते हैं, नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं इन एंड अराउंड हुसएवर इज नियर टू देम। यस। अगर रिलेशन वाइज भी बताऊं, एक माँ होती है, एक बेटी होती है, किसी की पार्टनर होती है, बट उस चीज़ों पे संभालते संभालते वो खुद को भूल जाती है। सी इज ए ह्यूमन और उनकी खुद की भी कोई आइडेंटिटी है। राइट। अगर आज के टाइम में बोलूँ, मेरे स्टैटिस्टिकली जो मैंने रिसर्च कर पाया, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मेरे स्टैटिस्टिक में आया 20% कैन आइडेंटिफाइड कि दे ह्यूमन, दे आर ह्यूमन, उनकी खुद की आइडेंटिटी है अलोंग विद देयर फैमिली। 80% मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, 80% दे डू नॉट हैव एनी ओन डिग्निटी, ओन आइडेंटिटी। या तो वो किसी की बहन है, या तो वो किसी की वाइफ है, या तो किसी की डॉटर है, बट उनकी खुद की आइडेंटिटी है ही नहीं। हाउ डू यू डिकोड इट? या दिस इज़ वेरी ट्रू। आपका डेटा बिल्कुल सच होगा, मैं मान सकती हूँ इसको, क्योंकि हमने ये वर्ड जैसे सुना होगा, मैन विल बी मैन, बॉयज़ विल बी बॉयज़, मीन्स देर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन, व्हाट इट मीन्स टू बी अ बॉय, अ मेल, राइट। बट हमने ये कभी नहीं सुना व्हाट इट मीन्स टू बी अ वुमन, क्योंकि ऐसा कोई डेफिनेशन ही नहीं है। वुमन का डेफिनेशन उसके रोल से जोड़ दिया गया है। तो रोल एज अ डॉटर, अ रोल एज अ वाइफ और अ मदर, तो वो रोल डेफिनेशन है। तो व्हाट विमेन डज, शी इज डिफाइंड बाय दैट। बट ऐसा क्यों है? तो ऐसा सोसाइटी में स्ट्रक्चर बन गया है और बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कि एक वुमन की इंडिविजुअलिटी को इनकरेज नहीं किया जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप देखो कि एक नेचुरली भी वुमन इज़ मोर नर्चरिंग, ठीक है। तो एक नेचर भी ये है कि अपने साथ और का सोच पाना, ये एक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग रहा है हमेशा से विमेन का। दैट इज़ हाउ दे आर, वी आर बॉर्न, बायोलॉजिकली भी हम ऐसे ही हैं कि एक नर्चरर है, एक केयरर है। तो वहाँ पे ठीक है, टू नर्चर अदर्स वी नीड टू इंक्लूड अदर्स। बट कहीं पे ये डिस्कनेक्शन हो गया कि टू इंक्लूड अदर्स मीन्स टू सेक्लूड योर सेल्फ। कहीं पे ये नैरेटिव आ गया। शुरुआत सही थी कि मैं, मेरे साथ सब, तो मैं अपने को भी इंक्लूड कर रही हूँ, सबको भी इंक्लूड कर रही हूँ। दैट इज़ नर्चरिंग, दैट इज़ ट्रू फेमिनिन बिहेवियर, दैट इज़ अ फेमिनिन ट्रेट। बट समवेयर सोसाइटी में डिसफंक्शन आते रहते हैं। एक कोई एक थॉट पावरफुली आ जाती है, कोई एक थॉट, गलत थॉट्स भी पावरफुली आ जाती हैं और बहुत टाइम तक चलती हैं, जब तक कि कोई चेंज नहीं करता उनको। तो कहीं पे एक ये थॉट आ गया कि सबकी केयर करने के लिए मुझे खुद को पीछे रखना होगा। वहाँ से शुरुआत हुई सेल्फ सैक्रिफाइस की। और हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली सेल्फ सैक्रिफाइस को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। हमारे यहाँ ये कहीं से ये नैरेटिव आ गया, जबकि ये ओरिजिनल नैरेटिव नहीं है, ये कहीं पे आया है। अब कहाँ से आया ये अभी नहीं, हम आई डोंट नो, इसकी हिस्टोरियंस बता पाएंगे, बट ये ओरिजिनल नैरेटिव नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए, हमारे यहाँ देवी पूजा भी होती है, तो देवी तो अपने रूप में जब होती हैं तो वो अपने को ही देखती हैं, क्योंकि उनकी खुद की आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है, पर वो उसके साथ नर्चर भी कर लेती हैं। तो एक्चुअली हम उस रूप की पूजा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो सोसाइटी में ट्रांसलेट हुआ, तो ये ट्रांसलेशन आ गया कि वुमन हैज़ टू not care about herself, she has to be selfless. Selfless means don't care about yourself, sacrifice yourself, only then you can care about your family. ये एक रॉन्ग नैरेटिव है, बिकॉज यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आपका कप खाली है तो आप उसमें से पोर नहीं कर सकते हो। तो अब ये रियलाइजेशन वापस से आ रहा है कि आई कैन नॉट लव एंड नर्चर माई फैमिली इफ़ आई डोंट लव एंड नर्चर माई सेल्फ। तो अब फिर से एक नैरेटिव चेंज होने का टाइम आ गया है सोसाइटी में। महिला नॉर्मली ये देखते हैं कि पहले नर्चरिंग देखते हैं, कि वो पहले सबकी देखते हैं, फिर अपनी बाद में देखते हैं, या फिर कभी कभी अपनी भी नहीं देखते। बट ये एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो खुद को नहीं देख रही है, इसका मतलब वो खुद पे अपना ध्यान नहीं दे पा रही है, तो अपना एक एम हो सकता है, खुद को कुछ करना हो सकता है, वो नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल हिट भी होता है कि मैं इनके वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इनको देख रहा था, क्योंकि मैं इनके लिए कर रहा था। एंड कभी कभी तो ये भी होता है, जो मैंने देखा है अच्छी तरीके से, वो चाहे जितना भी कुछ कर ले, सामने वाले जो है वो दे टेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, कि हाँ अपना ही तो है, कोई उनको ग्रीट करना या फिर उनको रिवॉर्ड करना वो बहुत कम होता है इंडिया में। ठीक, एक थैंक यू बोलना भी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत माइन्यूटली देखते हैं कि थैंक यू भी बोल दूं। आप इसको कैसे देखते हैं कि आगे जाके ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक सेंटेंस फिर बाद में आता है, क्योंकि आप लोगों को देख रहा था। अगर मैं बच्चों को भी लेके चलूं, क्योंकि बच्चों को मैं देख रहा था, इसी वजह से मैं अपना कुछ नहीं कर पाया। नाउ दे आर मेकिंग
देयर बच्चा इज देयर एनमी, यस। क्योंकि उनके वजह से उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। आप इसको कैसे डिकोड करते हैं? बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि ये जो एक सेल्फ सैक्रिफाइस का जो पूरा नैरेटिव सोसाइटी ने बनाया है, ये एक बहुत अनहेल्दी नैरेटिव है। बहुत सारी विमेन दे गिव इन टू दिस नैरेटिव, बट ये क्योंकि नैरेटिव है और क्योंकि फॉल्स नैरेटिव है, तो अंदर से जॉयफुली नहीं आ रहा है। सो इफ़ आई एम सैक्रिफाइसिंग माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली, मैं अपने को पीछे रख रही हूँ ये सोच के कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, या बहुत सारी फीमेल्स वो अपने हस्बैंड को अपना पूरा वर्ल्ड बना देती हैं, या देयर एंटायर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द किड्स, एंड दे फील कि दे आर डूइंग द राइट थिंग बिकॉज उनको यही बताया गया है। बट कहीं ना कहीं अंदर एक रिग्रेट होती है, कहीं ना कहीं अंदर एक रिजेंटमेंट होता है, क्योंकि उनको जो पसंद था वो धीरे धीरे उससे अलग होती जा रही हैं। तो वो रिजेंटमेंट अलग अलग फॉर्म में निकलता है। ठीक है, कई लोगों के निकलता है, गुस्से में निकलता है। कई फीमेल्स आप देखोगे थोड़ा डिप्रेशन में चली जाती हैं, स्पेशली मान लो अगर वो बच्चे पे बहुत ध्यान दे रही हैं, और एक पॉइंट आएगा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो कॉलेज पढ़ने चले जाएगा या उसकी खुद की लाइफ होगी, उस टाइम पे जो फीमेल्स लेट 40s में या 50s में होती है, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए होते हैं, और उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं करा, अपने से रिलेशन डेवलप नहीं किया, बेसिकली अपने से कनेक्ट नहीं करा, खुद को हमेशा सेक्रीफाइस करा, तो वो एक टाइम आता है जब वो बहुत ज़्यादा या तो डिप्रेशन में चली जाती हैं, या उनके अंदर बीमारियां होने लगती हैं। एक्चुअली बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो आजकल हो रही हैं, 80% फीमेल्स में होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को बहुत सप्रेस किया, अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस किया है। तो वो जो सप्रेशन है, या तो फीमेल का बॉडी में आएगा फिजिकल हेल्थ के चलते, या फिर इमोशनल आएगा, आउटबर्स होगा, या तो गुस्सा आएगा, लड़ेंगी वो घर में, या फिर एकदम शांत हो जाएंगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी। तो यस, बहुत सारे इससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उस समय अगर वो बोलेंगी किसी को कि मैंने घर के लिए ये सब करा, तो ऑब्वियसली घर के बाकी लोग बोलेंगे कि हमने तो नहीं रोका था, आप अपने लिए करते कुछ, आपने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। तो वहाँ पे एक फैमिली में एक अनहेल्दी डायनामिक्स भी आ रही है। तो बेस्ट इसका सोल्यूशन क्या है ना, कि women have to understand कि you can nurture your family, you can take care of your family, but before that you have to take care of yourself। अपनी आइडेंटिटी को मत छोड़ो, और अगर छूट गई है तो फिर से उससे रिकनेक्ट करो, अपने से रिकनेक्ट करो। जब आप यंग थे, जब आप कॉलेज में थे, तो क्या करने में मज़ा आता था, तब क्या चीज़ आपको खुशी देती थी, वो एक छोटे छोटी खुशी की चीज़ें, उनसे वापस से कनेक्ट करो। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि आप और क्या करना चाहते हो। यू आर नॉट जस्ट अ मदर और अ वाइफ, यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। ठीक है, और हमारा ह्यूमन बींग्स का ब्रेन बना ही ऐसा है कि हमें एक टारगेट चाहिए होता है, हमें एक एम चाहिए होता है लाइफ में, तभी हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो वो एम अगर आउटसाइड है, मीन्स आपने अपने बच्चों को अपना एम बना लिया, या आपने अपने पार्टनर को अपना एम बना लिया, तो वो एक अनहेल्दी बैलेंस आ जाएगा। अपना एम पहले आप खुद को बनाओ, बाकी भी करोगे आप, ऐसा नहीं है कि आप वो छूट जाएगा। पर ये नैरेटिव आपको सोसाइटी ने दे दिया कि खुद पे ध्यान दोगे तो फैमिली पे ध्यान नहीं दोगे। ईदर और नहीं है, एंड है। एंड में आई बिलीव इन एंड, आई टेल एवरी वुमन कि बिलीव दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई फैमिली, I can have a fulfilling life and I can take care of the needs of my family. There is an and. Most women believe that there is either or. Either I can focus on myself or I can focus on my family. So I have to choose. You don't have to choose. You can do both. Yes, you can prioritize. कभी एक चीज़ का की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, फिर उस चीज़ की दूसरे चीज़ की थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन दोनों को अटेंशन मिलेगा। क्या ये तरीका है कि एक फीमेल को एज ए ह्यूमन, क्योंकि या एक फीमेल रिलेशन से पहले एक ह्यूमन ही है, यस, वो पहले एक ह्यूमन है, उसके बाद वो रिलेशन का टैग मिला है, बिल्कुल। तो अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ये तरीका अपनाया या फिर और भी कुछ तरीका है? ये सबसे अच्छा तरीका है, स्टार्ट यहाँ से करिए कि पहले तो एंड थिंकिंग में स्टार्ट करिए। ग्रोथ माइंडसेट के लिए एंड थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। ईदर और ब्लैक एंड वाइट ये थिंकिंग इज़ नॉट हेल्पफुल। ठीक है, व्हेन यू से एंड, हाउ कैन आई डू दिस एंड दिस, तो आप इंक्लूड कर रहे हो ज़्यादा को, राइट। दूसरा जो मैंने बोला कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, कि अगर आपको देना है किसी को तो पहले खुद को दो। वहाँ से एक लव से फुल होके, जब मैं प्यार से भरी हूँ अपने लिए, तभी मैं आपको प्यार दे सकती हूँ। जब मेरे अंदर खुद के लिए फॉरगिवनेस है, जब मेरे अंदर खुद के लिए काइंडनेस है, तभी मैं वो काइंडनेस आपको दिखा सकती हूँ। अगर मैं खुद क्रिटिकल हूँ तो फिर मैं बच्चों के लिए भी क्रिटिकल होंगी। खुद को मैं अगर बाकी सबसे कंपेयर करती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को भी कंपेयर करूँगी, राइट, मैं अपने पार्टनर को कंपेयर करूँगी। तो वहीं से वो एक रिजेंटमेंट, वो एक एंगर छोटे छोटे डेली चीज़ों में आता है। और ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है
कि वो फ्रस्ट्रेशन कई बार बच्चों पे निकलता है, बच्चों को मार देते हैं, फिर गिल्ट में आ जाती हैं, फिर उनको बुरा भी लगता है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को मारा है अगर उन्होंने तो वो फिर उसी में गोल गोल घूम जाती हैं। एक तरफ फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फिर एक तरफ गिल्ट आ रही है, फिर वो अपने ऊपर एंगर निकलता है किसी ना किसी फॉर्म में, अपने को टॉर्चर करती हैं, फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ओवर करने लगती हैं, तो ये एक लूप में फंस जाती हैं कि अब मैंने अगर नाराज़गी दिखाई अपने घर में या फैमिली मेम्बर्स पे, फिर मुझे गिल्ट आ गई, फिर मैं उनके लिए एक्स्ट्रा कर रही हूँ, तो जो शायद वो चाह भी नहीं रहे हैं पर मैं कर रही हूँ, और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब मुझे अप्रिसिएशन मिले, पर वो उनको लग रहा है ये इतना ज़्यादा क्यों कर रही है हेलीकॉप्टर बन के हमारे सर पे क्यों मंडरा रही है माँ, है ना। राइट, राइट। तो फिर आपके पास जो वुमेन आते हैं वो मेनली किस चीज़ के लिए आते हैं, कि उनको भी वही एंजाइटी रहता है या फिर कुछ और भी ट्रॉमा उनका पास रहता है, क्या रहता है उनके पास यूजुअली आपके पास या जो वुमेन आते हैं हेल्प लेने के लिए? सो मेरा जो काम है वो सिर्फ आप डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ अ इंटायर रेंज। कोई भी वुमन जो ग्रो करना चाहती है अपनी लाइफ में और या स्टक फील कर रही हैं या फिर उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनके लाइफ में एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ वुमेन। बहुत सारी सक्सेसफुल वुमेन हैं जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में उतनी जॉयफुल लाइफ नहीं है, तो वहाँ पे उनको चैलेंज आ रहा है, देन दे कम टू मी। देन देर आर लॉट ऑफ वुमेन जो एक इस स्टेज में है लाइफ में जब वो ट्रांजिशन करना चाहती हैं किसी और करियर में या किसी और लाइफ पाथ को चूज़ करना चाहती हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, देन दे कम टू मी। कई बार कई फीमेल्स ऐसी आती हैं जिनको बहुत सक्सेस मिल रही है लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन है, या अंदर से लग रहा है कि दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, मतलब वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन्होंने सब अचीव कर लिया है लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिल रही है। तो वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं कि आखिर ऐसा क्या है उनके अंदर कि उन्हें वो खुशी नहीं मिल पा रही है। तो नॉट ओनली विमेन, मैन ऑल्सो कम। ऐसी कई सारी फैमिलीज़ हैं जिसमें कि पूरी फैमिली के साथ भी मैंने काम किया है, क्योंकि वो पूरी फैमिली में ही सबको लग रहा था कि कुछ ब्लॉक है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है या आपस में एक जॉयफुल एनवायरनमेंट नहीं है। तो एक फ़ीमेल आई, फिर उनको बहुत अच्छा लगा मेरे साथ काम करके, उनके हस्बैंड ने उनको कॉम्प्लीमेंट करा कि आपका पूरा मूड ही चेंज हो गया और उससे घर में भी बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हो गया है। तो ही ऑल्सो वांटेड टू कम, ही सेड कि मैं भी जाना चाहूँगा, कि क्योंकि मुझे भी फील हो रहा है कि मेरी तरफ से भी घर में माहौल ख़राब हो रहा है, तो अब आपने अपनी केयर करी है तो अब मैं भी करना चाहता हूँ। तो ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं जब घर में एक जना स्टेप लेता है अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को ठीक करने के लिए, तो घर के बाकी लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलता है, एंड देन दे ऑल्सो वांट टू वर्क, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं। हम सब कुछ ना कुछ अपने चाइल्डहुड से, स्पेशली चाइल्डहुड से लेकर आ रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, और वो हमारी अडल्ट लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है बहुत तरीक़ों से। तो अगर हम सब थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए कुछ कर पाएँ, तो आई थिंक सबको एक बार इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड थेरेपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन लेना चाहूँगा। जैसे रितु सारस्वत द बेस्ट कोच, उससे पहले की लाइफ की मैं बात करूँ, ठीक है? जो आपकी लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते थे? आप लेते थे कि घर वाले लेते थे? दोनों ही लेते थे, लेकिन क्योंकि मेरा अपने से कनेक्शन नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने आप को, वही मैंने बताया, लो सेल्फ इमेज थी ना, तो मैं अपने को तो खुद कुछ समझती ही नहीं थी, तो मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। तो जो भी एक जनरल नॉर्म होता था भाई, एक हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है भाई, ठीक है, लड़की लड़के को बराबर माना गया, ये हमारे घर में हमेशा से था। मेरा भाई है, मैं हूँ, कभी वो डिफरेंस पेरेंट्स ने नहीं करा। तो एक पाथ था कि भाई पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी जॉब लो, शादी करो, यही लाइफ है, ठीक है। तो ये समझा कि हाँ ठीक है, डिसीजंस उसी बेसिस पे हो रहे हैं। तो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग थी कि यही करना है, यही लाइफ है। इसके अलावा खुद को क्या स्पेसिफिकली चाहिए ऐसा कभी सोचा ही नहीं, ऐसा कभी कोई रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। सोचा नहीं या पूछा नहीं? मेरे केस में तो सोचा ही नहीं, अच्छा। मेरे केस में तो सोचा ही नहीं, बट हाँ बहुत सारी फीमेल्स मुझे पता है जिनसे पूछा भी नहीं जाता है। मेरी जर्नी वो नहीं थी, मेरी जर्नी थी कि मैंने खुद को नहीं जाना, मैंने खुद को नहीं समझा। मैंने एक एक चीज़ें जो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, सब एमबीए उस समय चल रहा था, चलो एमबीए कर लो, अच्छा ये इस टाइप की कंपनी में जॉब करनी, चलो इस टाइप की कंपनी में जॉब कर लो। तो वो एक ढर्रे की लाइफ में, ठीक है, इस टाइम तक ये माइलस्टोन्स हैं लाइफ के, अचीव कर लो, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ सपोज टू बी। बट वॉट आई रियली वॉन्ट इन दैट प्रोसेस, मैंने अपना कुछ कभी हॉबी नहीं डेवलप करी, मुझे कभी किसी चीज़ का बहुत शौक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कभी खुद से बात ही नहीं करी, कभी खुद को जाना ही नहीं कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है।
तो वहाँ से डिस्कनेक्शन खुद से बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इवेंचुअली वो मेरे लिए एक पॉइंट आ गया था जब आई डिडंट नो व्हाट आई वांट, बट मेरे अंदर गुस्सा बहुत था कि जैसे मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। अब मैं बोलना क्या चाह रही हूँ मुझे वो नहीं पता है, बट मुझे अंदर गुस्सा है कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। अभी जब इस थ्रू आउट द डिस्कशन हम बात कर रहे थे तो बहुत जगह पे आप ये बोले थे आपकी खुद की कुछ एम नहीं था। तेरे जो माइलस्टोन जो सोसाइटिकल माइलस्टोन बोल सकते हैं यस। कि आप अच्छे पढ़ाई करिए। बहुत लोग अगर मैं अर्बन और रूरल की बात करूं, रूरल में तो पढ़ाई का भी कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, ज़्यादातर उनके शादी पे तवज्जो ज़्यादा दिया जाता है। राइट राइट। तो बट फिर भी मैं एक जेनरिक लेके चलता हूँ कि जैसे आपने बोला कि पढ़ाई कर लो, जॉब ले लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, देन द लाइफ गोज ऑन। बट इनमें से अगर ये अगर थ्रू आउट द जर्नी बोलूँ, इनमें से वो फीमेल की तो आइडेंटिटी नहीं रही। बिल्कुल। राइट। ठीक है, पढ़ाई किया, पढ़ाई करके अपनी कुछ इच्छाएं होंगे, बट वो इच्छा जागी ही नहीं। Yes. आप क्या ट्रीट करते हैं कि ताकि ये सिचुएशन पे ही ना जाए, ताकि वो पहले सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करे, सेल्फ लव करे, ताकि वो स्प्रेड करे लव को, अपना प्यार को। आप कैसे इसको ट्रीट करते हैं? राइट। सो जब जनरली जो मेरे पास लोग आते हैं वो उस स्टेट में होते हैं जब वो स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, स्टक फील कर रहे हैं। तो मेरा एम होता है कि पहले उनको उनसे मिलवाना। तो मेरा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है रिक्लेम योर ट्रू सेल्फ। ये एक 1-on-1 कोचिंग प्रोग्राम है जो मैं फीमेल्स के साथ करती हूँ। तो वहाँ पे उनको उनसे जुड़वाना, बेसिकली उनका ट्रू सेल्फ क्या है। उनको सोसाइटी ने जो माइलस्टोन्स दिए हैं वो ज़्यादातर अचीव कर चुकी होती है। जो मेरे पास ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो सारे कर चुके होते हैं वो अचीव, ठीक है। फिर भी उनको फील हो रहा होता है कि जैसे कुछ गैप है, या वो स्टक है, या वो हैप्पी नहीं है। तो आई हेल्प देम कनेक्ट कि उनको रियली में क्या जॉयफुल लगता है। उन्होंने एक जब इनोसेंटली, जब वो यंग थे, देखो जब हम यंग होते हैं ना तब हम कहीं ना कहीं अपने से कनेक्टेड होते हैं। तब हमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं जिसमें कोई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि ये हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, बस एक सपना होता है। बस एक लगता है कि ये होगा कि कितना अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें छुपा होता है हमारा विजन, उसमें छुपा होता है हमारा पर्पस। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मुझे बात करना बहुत पसंद था। स्ट्रेंजर्स के आगे मैं बहुत शाई थी, लेकिन जो अपने घर में और अपने कज़न्स के साथ मुझे बात करना बहुत पसंद था। और मैं बहुत छोटी हूँ, और नाउ मैं जब रिफ्लेक्ट करती हूँ कि बचपन में मैं क्या सोचती थी, तो मुझे याद आया कि एक बहुत पहले मेरा एक थॉट था कि मुझे बात करने के पैसे मिलने चाहिए। You see, and now I realize कि actually my work involves a lot of talking because I used to love talking and I used to love actually giving guidance। तो मेरे बहुत सारे young cousins हैं, तो वो हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ राय मांगने आते थे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं I was meant to be a therapist, I was meant to be a coach where I talk to people and help them with their problems, right? But as a child I didn't know that. I just knew I enjoyed doing that when I'm talking to everyone, when I'm गिविंग सम सोल्यूशन टू माई कज़न, छोटे भाई बहनों को कुछ बता रही हूँ, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती थी। और घंटों घंटों मैं उनके साथ बैठ के उनको, उनकी कोई प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हम सबके पास वो एक ग्लिम्स आता है यंग एज में। तो इनर चाइल्ड थेरेपी से पहले तो मेरा एम होता है कि वहाँ पे अपने क्लाइंट को ले जाना उस स्पेस में, ताकि वो कनेक्ट कर पाएँ। प्लस कई जो सोशल कंडीशनिंग उन्होंने पिकअप करी हैं, कई बार डायरेक्टली बोला जाता है हमको, कई बार हम बस देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हम पे कोई हमेशा चीज़ें हमें हार्म करने के लिए थोपते हैं। आउट ऑफ लव थोप, और आउट ऑफ लव वो हमें चीज़ें बोलते हैं, बट वो लिमिटेशंस होती हैं उनकी, और वो अननोइंगली लिमिटेशंस हमें भी दे देते हैं। अगर उनका फियर है कि भाई अगर लड़की को खाना बनाना नहीं आएगा तो इसकी शादी नहीं होगी, अगर ये किसी मदर का फियर है लेट्स से, तो वो क्या करेगी, वो बच्ची अगर पढ़ रही होगी तो कहेगी अच्छा पढ़ाई थोड़ी कम कर लेना, पहले खाना बनाना सीख ले। ठीक है, क्योंकि उनका फियर है ना कि इसकी अच्छी लाइफ नहीं होगी आगे, क्योंकि वो एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको सोसाइटल नॉर्म्स फॉलो करने हैं। तो अब उस बच्ची ने ये कंडीशनिंग सीख ली कि मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे ही कंडीशनिंग्स लोग पिकअप कर लेते हैं कि आई हैव टू डू एवरीथिंग, आई कैन नॉट फोकस ओनली ऑन माई सेल्फ। या अगर एक बच्चे ने देखा कि बचपन में मदर इतना काम कर रही है कि कभी वो रेस्ट नहीं करती, वो रेस्ट तभी करती है जब वो बीमार हो जाती है, तो वो सबकॉन्शियसली बच्चा पिकअप करेगा, स्पेशली फीमेल, कि रेस्ट करना इज़ सेल्फिश, राइट। आई कैन रेस्ट ओनली व्हेन आई एम इल। तो मैं तब तक काम करूं जब तक मैं गिर ना जाऊं, तब तक मुझे काम करना है। तो ओवर डूइंग की आदत लग जाती है। तो ऐसी कंडीशनिंग बहुत सारी नोइंगली अननोइंगली हम पिकअप करते हैं। तो मेरे सेशंस में मेरा एम रहता है कि उनकी जो ऐसी सबकॉन्शियस
बिलीव्स उन्होंने पिकअप करे हैं जो उनको भी नहीं पता है, वो हम डिकोड कर पाएँ और उनको रिमूव कर पाएँ, और उनको ये अलाइनमेंट समझ में आए कि वो बिलीव उनका है ही नहीं, वो उन्होंने पिक करा है और उसकी वजह से ये आज नुकसान क्या हो रहा है। तो जब ये कनेक्शन लोगों को समझ में आ जाता है, देन इट इज़ ईजी टू चेंज द बिलीव। अभी आपने बोला कि आपके पास जो लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग आते हैं तो जिन्होंने कुछ कर लिया हो, कुछ अचीव कर लिया हो। इसका मतलब उनकी पर्पस तो थी, इसका मतलब यस, पर्पस होने के बाद भी दे वर फीलिंग एम्प्टी, यस। राइट? तो मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ पे आती है इस चीज़ में? अगर कुछ अचीव करा है, इसका मतलब अगर मैं जेनरिक वाइज में भी बोलूँ, किसी कंपनी में सीईओ सीएक्सओ होंगे, या फिर किसी जगह पे बिजनेस वुमेन होंगे, या फिर कहीं पे डॉक्टर्स सेलिब्रिटी, आते हैं, लॉयर्स आते हैं। तो इसका मतलब दे आर वेल एडुकेटेड। यस, यस, ठीक दे आर है, वेरी वेल तो एजुकेटेड। फिर किस जगह पे खाली रह जाता है, कहाँ पे देखो, ज़्यादातर गैप होता है? जो वो पर्पस होता है, अगेन ना, दो तरीके से हमें पर्पस मिलता है ना। एक होता है इनर पर्पस और एक होता है एक्सटर्नल पर्पस। ठीक है, तो मोस्ट पीपल आर फॉलोइंग द एक्सटर्नल पर्पस ना, सोसाइटी ने जो नेम करा है पर्पस। अब मैं जिन फीमेल्स का एग्जांपल दे रही हूँ, ये सब अर्बन मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, जहाँ पे अभी ऑलरेडी गर्ल्स को पढ़ाने का बहुत कल्चर है। ज़्यादातर आप फैमिलीज़ में जाओगे, गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, उनके करियर को भी बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। तो उस तरीके से हम कहेंगे प्रोग्रेशन हुआ है, ठीक है। बट गर्ल एज अ इंडिविजुअल क्या चाहती है, या उसका खुद की इंडिविजुअलिटी डेवलप करना, इस ये इतनी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ज़्यादातर लोगों को। तो जिन एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे दैट इज़ द प्रॉब्लम, देयर इज़ अ मिसमैच ऑफ देयर इनर पर्पस एंड द एक्सटर्नल पर्पस। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अचीव किया है क्योंकि उन्हें सोसाइटी में दिखाना था कि भाई इतना पढ़ाया लिखाया मेरे माँ बाप ने, तो मैंने ये अचीव करके दिखाया। क्योंकि माँ बाप को भी दिखाना है ना कि भाई हमने आपने पढ़ाया है तो हमने अचीव कर दिया, और हमने आपके जो है जो ब्रॉडर बिलीव्स हैं उनको रखते हुए हमने एक लाइफ क्रिएट कर ली, ताकि जो देखने में अच्छी लगे। ठीक है, एक पिक्चर परफेक्ट लाइफ क्रिएट कर ली, बट अंदर कहीं ना कहीं ऐसी विशेज़, ऐसी थॉट्स जो हमने एक्सप्लोर ही नहीं करी, राइट। तो वो जो है गैप, वहाँ से ये स्टक फीलिंग आती है, क्योंकि अंदर से उनके कई सारे फियर्स रह गए कि कहीं मैं कुछ ऐसा अपने मन का करूँगी तो बाकी लोग क्या कहेंगे, या मैंने कुछ नई चीज़ ट्राई करी तो फियर ऑफ फेलियर आ जाता है, या किसी किसी ने मान लो घर में बहुत कमी देखी होती है, फाइनेंशियल कमी देखी होती है, तो उनका एम रहा होता है कि आई विल अचीव अ लॉट ऑफ मनी, तो अचीव भी कर लिया मनी, लेकिन उनको वो एक हैप्पीनेस नहीं मिली, क्योंकि उनको वो कनेक्शन नहीं समझ में आया कि एक्चुअली सैडनेस वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, इट वॉज लैक ऑफ कनेक्शन। तो वो कनेक्शन बनाना नहीं समझ में आ पाता है कई बार। आपने ना अभी एक चीज़ बोला कि लोग क्या कहेंगे, हम्म। ये फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। यस। आई वुड से 99.99% कि अगर वो कुछ करने के लिए सोचे या कुछ कर भी रहे होते हैं, हाँ। वो बैक ऑफ द माइंड वो ये सोच रहे होते हैं लोग क्या कहेंगे। यस। तो फिर आप कैसे, आपकी पास जितने या फिर जो आपके पास आते हैं, आप कैसे उनको कोच करते हैं, गाइड करते हैं कि भाई लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, हाँ। बट आपको आगे जाना है। राइट। हाउ डू यू एनकरेज देम, हाउ डू यू कोच देम? राइट। सो जब हम बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, पहले तो हमें ये समझना है कि वो लोग कौन है। हर इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन होते हैं, वही चार लोग जो सबसे करीब होते हैं, एंड उसमें सबसे पहले आते हैं पेरेंट्स। सो यूजुअली जब हमारा ये फियर होता है लोग क्या कहेंगे, वो हमारे फियर से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स का फियर होता है। कहीं कहीं ना कहीं हमने उनसे सुना होता है, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी डिसअप्रूव किया होता है हमें, राइट। कई बार अननोइंगली पेरेंट्स बच्चों को बहुत कंपेयर कर देते हैं। तो जब हमने कंपैरिजन देखा है अगर बचपन में बहुत, तो हमें ये फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होगा। मेरे को बैक ऑफ द माइंड में 3 इडियट का सीन आ रहा है, हम्म। जहाँ पे वो लैपटॉप को बेच के कैमरा लाने की बात हो रहा था। हाँ। वो सीन मेरे को याद आ रहा है आपकी हाँ। बातों में। हाँ। और ये लोग क्या कहेंगे सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है ना कि लोग क्या कहेंगे, हम्म। राइट। तो जब हमको वो समझ में आता है कि लोग क्या कहेंगे, तो जिन्होंने ये शुरू में कहा है जनरली हमारे पेरेंट्स, वो उनका फियर है, आपका फियर है ही नहीं। वो उनकी फियर है, उनका इंटेंशन सही है उसके पीछे। दे केयर फॉर यू, दे वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बट दे जस्ट थिंक कि सक्सेस के लिए ये एक तरीके से ही सक्सेस मिल सकती है। हाँ, बट नजरिया अलग है ना। नजरिया अलग है उनका। लेट सपोज अगर आप है या मैं हूँ, हम्म। लेट सपोज मैं अपना अगर एग्जांपल लूँ
मैं देख रहा हूँ एक सक्सेसफुल करियर को, या बट वो देख रहे हैं मेरे को, दोनों का एंगल अलग है ना, बिल्कुल तो ऑब्वियसली वो तो मिसमैच होगा। बट मिसमैच अगर होगा। मैं हूँ, मैं अपना करियर देख रहा हूँ, बट हाँ आई डोंट वांट टू बी डिस्कनेक्ट विद माय पेरेंट, बिकॉज यस उन्होंने बहुत कुछ किए मेरे लिए। बिल्कुल तो फिर मैं क्या करूं जिसके वजह से मैं कोऑर्डिनेटेड तो रहूं, हाँ देख, एंड उनकी जो नजरें यहाँ पे ये मेरे पास है, हाँ उनकी नजरें मैं शिफ्ट कराऊं कि मेरे गोल क्या है, हाँ ताकि वो जो इनर चाइल्ड चाइल्ड हीलिंग हाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो गैप ब्रीज भी हो जाए, ताकि जो न्यू पेरेंट्स भी हो गए, ताकि वो भी समझ पाए ये चीज़ को। तो उसमें देखिए आपका पहला एम क्या है कि आप ये समझ पाएँ कि वो उनका नज़रिया है, ये आपका नज़रिया है, दोनों अपनी जगह सही हैं। नहीं तो दो एक्सट्रीम होती हैं, या तो हम उनसे इतने नाराज़ हो जाते हैं पेरेंट्स से कि हम एकदम कहते हैं कि अब भाड़ में गया सब कुछ, मैं तो अपने मन की करूँगी या करूँगा, आपकी बात मुझे सुननी नहीं है, तो कट ऑफ हो जाता है, ये एक एक्सट्रीम होता है। या फिर हम एकदम गिव इन कर जाते हैं कि यार अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, मम्मी पापा तो अग्री नहीं करेंगे तो हम कर ही नहीं सकते, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या हम अपना पैशन को छोड़ देते हैं, जो कि इवेंचुअली कुछ ईयर्स में हम डिप्रेशन में जाएंगे या हम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। उस समय हम गिव अप कर जाते हैं, हम खड़े ही नहीं होते, स्टैंड ही नहीं लेते। उसका एक बीच का भी रास्ता है कि आप एक स्टैंड लो। देखो एज अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर 21 it is your responsibility to take a stand. If you are not taking your stand then you are, आप अपने साथ गलत कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, लेकिन आपका भी काम है अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना एज एन अडल्ट, राइट। तो आप उनको कन्विंस करो, प्यार से कन्विंस करो और स्टेप्स लेके दिखाओ। जब आप अपने किसी पैशन में जाओगे, हो सकता है शुरू में वो, मान लो कोई अनकन्वेंशनल करियर आप ले रहे हो, ठीक है, आज से 10 साल पहले या आई थिंक आजकल भी ये पता नहीं है कि नहीं, हमारे टाइम में तो ये था कि दो ही प्रोफेशन माने जाते थे, ठीक है, मेडिकल में चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, इसके अलावा कोई तीसरा प्रोफेशन में कोई जाना चाहता था, लोग बोलते थे पागल है, कुछ इसमें तो करियर ही नहीं है, क्योंकि उनका फियर था, ठीक है। उस समय कोई बोलता कि हम यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो दो झापड़ पड़ता पहले तो यूट्यूब भी नहीं था, आजकल लेकिन इट्स अ करियर, पीपल कैन मेक मनी, बट अभी भी लोग डरते हैं कि यार ये कोई करियर थोड़ी होता है, पढ़ाई वढ़ाई करो, ये सब फालतू के काम है, ये साइड में कर लेना, मेन तो पढ़ाई करो, जॉब लो, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी अनकन्वेंशनल करना चाहोगे कभी भी लाइफ में, तो एक बार में सब नहीं मानेंगे। तो पहले तो ये एक्नॉलेज करना कि दैट्स ट्रू, पीपल विल नॉट अग्री एंड इट इज़ ओके if they are not agreeing. You don't have to be angry at them, you don't have to convince them, you take your step with love. They will eventually see, उनको दिख जाएगा जब आपका जेन्युइन स्टेप दिखेगा ना, जब आपकी एक वो कहते हैं ना शिद्दत से जब आप करोगे कोई काम, तो यार माँ बाप भी तो मन पड़ते हैं ना, वो खुशी भी तो उनको दिखती है ना कि हाँ ये इतने मन से कर रहा है, जो जो बच्चा उठता नहीं था रोज 10 बजे तक, वो रात रात भर अपना काम कर रहा है, तो ज़रूर उसको उस काम में बहुत खुशी मिल रही होगी, तो फिर वो मानेंगे। मैं ऐसा नहीं मान सकती कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इतनी मेहनत करते हुए देखकर भी ना माने। शुरू में हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग क्योंकि उनके फियर्स हैं, तो वहाँ पे हीलिंग इसलिए हेल्प करती है क्योंकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि ये उनका फियर है और ये मेरा एम है, दोनों अलग अलग हैं एंड दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बट इवेंचुअली अगर मैं अपने एम पे पूरे मन से जा रही हूँ, पूरे फोकस से जा रही हूँ, तो इवेंचुअली वो डाउट्स जो उनके हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे बिलीफ में, जब वो मेरी सेल्फ बिलीफ देखेंगे। बट यू हैव टू कम बैक टू योर सेल्फ, यू हैव टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। एक फैमिली में एक फीमेल ही है जो सारे मेंबर्स को एक कनेक्ट करके रखती है, एक बॉन्ड बना के रखती है, एक साथ लेके चलती है। बट जब ये चीज़ हम डिस्कशन करते हैं कि वो खुद अपने पे ध्यान नहीं रख पाती, तो कहीं ना कहीं वो धीरे 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 स्टोर होते होते एक टाइम आता है वो बॉम्ब के जैसा फटता है, ठीक है। तो वो जब रिलेशनशिप इशू क्रिएट होता है वो आपके पास आते हैं वो रिलेशनशिप इशू को लेके, तो आप कैसे हील करते हैं, आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं? कैन यू शेयर विथ योर क्लाइंट एक्सपीरियंस आल्सो? या सो एक इंटरेस्टिंग बात जो कि मैंने नोटिस करी है कि जब रिलेशनशिप में कोई भी इशू होता है वो दोनों मेल और फीमेल के साइड से होता है, ठीक है, बट क्योंकि विमेन आर मोर नर्चरिंग, वो थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग बट इट इज़ ऑल्सो अ सैड थिंग बिकॉज आई फील बोथ मैन एंड वेमेन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि आजकल रिलेशनशिप्स बहुत टूट रहे हैं, डिवोर्स केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे एक्चुअली दोनों का रोल है, और अगर दोनों
एक हीलिंग की तरफ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। बट मैंने ज़्यादातर केसेस में क्या देखा है कि फीमेल्स ही इनिशिएटिव लेती हैं। वो या तो काउंसलर ढूंढेंगी या थेरेपिस्ट ढूंढेंगी और वो खुद की हीलिंग पे चली जाएंगी। कपल्स काउंसलिंग के लिए जनरली वो बोलती भी हैं तो उनके पार्टनर्स मानते नहीं हैं। और कुछ हैं, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज़ लाइक दैट, देयर आर सम मेन हु आर वेरी प्रोएक्टिव इन हीलिंग, बट वी नीड मोर मेन टू कम फॉर हीलिंग। बट अभी एज ऑफ नाउ जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर फीमेल्स ही आती हैं। जब कोई भी फैमिली में इशू होता है, रिलेशनशिप में इशू होता है, तो वो पहले खुद आती हैं और वो खुद समझने की कोशिश करती हैं कि हमारी तरफ से क्या प्रॉब्लम है। नाउ अगेन यहाँ पे कंडीशनिंग है, राइट, जिसका पॉजिटिव साइड ये है कि वो हीलिंग के लिए आ रही हैं, बट नेगेटिव साइड ये है कि वो पहले खुद को ब्लेम करती हैं। तो कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले फीमेल सोचती है मेरी क्या गलती है या मैंने क्या किया है। तो खुद एक तरह से अपने को ब्लेम भी करती हैं, विक्टिम भी फील करती हैं, और वो पहले खुद जाती हैं हीलिंग के लिए। नाउ हीलिंग के लिए आ रही, दैट्स अ गुड थिंग डेफिनेटली। बट वहाँ पे उस केसेस में सबसे पहले उनको ये, मेरा अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि वो खुद को कहाँ पे ब्लेम कर रही है, क्योंकि सेल्फ ब्लेम से हीलिंग नहीं हो सकती। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है, अपने रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इस मेस में। अगर कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है या कोई बॉन्ड वीक हुआ है तो उसमें मेरा क्या रोल है वो समझना ज़रूरी है, विदाउट ब्लेमिंग, राइट। बट फीमेल्स के साथ क्या है, क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म की बहुत आदत होती है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ ब्लेम में चली जाती हैं। तो बजाय इसके कि वो समझ पाएँ कि उनका क्या रोल है, वो खुद को ब्लेम करने लग जाती हैं। तो मेरा पहला एम यही होता है कि वो ब्लेम ना करें खुद को, बट डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और फिर वो ये भी समझ पाएँ कि उनकी कंडीशनिंग में कहाँ से उन्होंने ये रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव थॉट्स पिकअप करी हैं। तो एक मेरी एग्जांपल है, एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, तो उनके रिलेशन में क्या हो रहा था कि बहुत जैसे अब नया रिलेशन ही था, तो अब बहस होती है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी कि हमारी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। तो जब मैंने थोड़ा उनके साथ सेशन करा तो मुझे समझ में आया, बचपन में उन्होंने अपने पेरेंट्स को फाइट करते हुए बहुत देखा था। अब आई थिंक दिस इज़ नॉट वेरी अनकॉमन, ज़्यादातर बच्चों ने देखा होगा। बट उसका उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ था। उनको ये लगा था कि यार मतलब जब लड़ाई कर रहे हैं पेरेंट्स पूरे टाइम, तो एज अ चाइल्ड वो सहम जाती थी। तो व्हेन शी ग्रू अप उसको लगा कि मेरी मैरिड लाइफ में तो कभी लड़ाई नहीं होगी। उसने ये अपने मन में लड़ाई को लेके बहुत बड़ा परसेप्शन बना लिया। अब लड़ाई होना बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है, कोई भी दो इंडिविजुअल चाहे एक ही घर में रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ तो अलग अलग फैमिली से हैं, अगर हम अपने घर में ही भाई बहन ही होते हैं लड़ लेते हैं, ठीक है ना, लड़ाई तो होगी। तो लेकिन उस वो लड़ाई से इतना डर जाती थी कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट को हेल्दी तरह से नहीं ले पाती थी। कॉन्फ्लिक्ट इज नीडेड ना फॉर अस टू ग्रो, वी विल ऑलवेज हैव कॉन्फ्लिक्ट, देन ओनली वी ग्रो, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। तो कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव तरह से लेने की बजाय वो इतना ज़्यादा उसको नेगेटिव लेती थी कि वो लड़ाई जब भी होती थी उसके बाद वो एकदम अपने आप को शट डाउन कर लेती थी, फिर वो रिकनेक्ट ही नहीं करती थी अपने पार्टनर से। तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के चक्कर में ओवर 3-4 ईयर्स ऑफ मैरिज उन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया, क्योंकि उसको लगता था कि अगर हम कोई डिसएग्री करेंगे तो लड़ाई होगी, तो लड़ाई मुझे करनी नहीं है। तो या तो वो हर चीज़ में अग्री करती थी, या फिर एकदम अपने को अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपने थॉट्स हैं, वो शेयर ही नहीं करती थी अपने पार्टनर से। अब 3-4 साल में उनको रियलाइज़ होने लगा कि अब हमारे बीच में कभी कोई डीप कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती, हम अपने अपने लाइफ में ही हो गए हैं, एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है हम बात ही नहीं करते हैं। हमें कॉमन के उसको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, हम दोनों को पता ही नहीं है। तब जब वो मेरे पास आई तो ये हमने समझा कि पहले तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो उनके मन में फ़ियर है वो हटाना होगा, क्योंकि वो फ़ियर एक बच्चे का था। जब वो छोटी थी वो छोटेपन का फ़ियर था। अब वो एक अडल्ट हैं, अब वो एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं एक हेल्दी तरीके से। तो आई टोल्ड हर देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप थेरेपी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं 5:1। तो जब भी हमें अपने किसी लव्ड वन से कोई नेगेटिव बात बोलनी है, क्योंकि किसी एक दूसरे की बात कई है हमें नहीं पसंद आएंगी, राइट। तो मुझे अगर आपको अपने मन की एक ऐसी बात बतानी है आपके बारे में नेगेटिव जो मुझे पसंद नहीं है, तो पहले मैं 5 अच्छी बातें बताऊंगी आपको। सो ये 5:1 रूल अगर कपल्स फॉलो करें तो रिलेशन बहुत हेल्दी हो सकता है। तो आई एम बीइंग ऑथेंटिक, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू, वन थिंग, बट बिफोर टेलिंग दैट वन थिंग आई विल टेल यू 5 थिंग्स विच आई लाइक अबाउट यू। तो दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ हेल्दी बैलेंस, राइट।
तो फिर जब मैंने उनको ये टेक्निक सिखाई तो पहले तो बड़ी सरप्राइज़ हुई कि ऐसा भी होता है कि मैंने कहा आप ट्राई करके देखो। तो उन्होंने ट्राई करना शुरू करा। पहले तो मैंने कहा कि ट्राई करने से पहले आप खुद लिखो आपको 5 चीज़ें आपके पार्टनर में क्या पसंद है। तो उसने बोला मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, मुझे तो उसकी सारी बुराइयाँ ही नज़र आती हैं। ऐसे यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम प्रॉब्लम को देखते हैं और हम प्रॉब्लम में ही घुस जाते हैं। प्रॉब्लम के साथ पॉजिटिव्स भी तो हैं, तो हमें बैलेंस आउट करना है। तो व्हेन आई मेड हर राइट, मैंने कहा आप लिस्ट बनाओ एक 20 चीज़ों की जो आपको पसंद है अपने पार्टनर में। तो फर्स्ट वीक में जब वो आई तो उसने बोला मैं तो 2-3 चीज़ों से ज़्यादा लिख ही नहीं पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी और सेशन जैसे जैसे बढ़ेंगे तब देखते हैं। बाय द टाइम हमने 4-5 सेशन करे, उनकी लिस्ट 20 के ऊपर पहुंच गई थी। एंड शी वाज सरप्राइज कि आई डिडंट नो कि इतनी सारी अच्छाइयाँ थी उसमें, मैंने तो अप्रिशिएट ही नहीं करा कभी उसको। और मैं क्रिप कर रही हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। मैंने कहा आप पहले खुद से अप्रिशिएट करना सीखो, वो सामने वाला खुद करेगा। क्या आपको लगता है कि अगर एप्रिसिएशन करते हैं देयर वुड बी इम्पैक्ट एंड बॉन्डनेस व्हिच वुड इंक्रीज इन द रिलेशनशिप? जिस बिहेवियर को भी हम अप्रिशिएट करेंगे वो बिहेवियर बढ़ेगा। सेम थिंग विद ग्रैटिट्यूड। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, you will get more reasons to be grateful for. That is how universe works. कंपैरिजन जैसे बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटी ये करा, तुमने ये करा, उसके जगह अगर मैं बोलूँ थैंक यू, यू डिड इट गुड एंड आई फील यू वुड डू बेटर, अगर इस तरीके से बोले तो वो जो इनर चाइल्ड